हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एवरीवन एंड यू आर वाचिंग एवरीवन क्लासेज। दोस्तों, आपके चैनल में फिर से स्वागत है। चलिए, जैसा मैंने बोला था कि हमें फिर से शुरुआत करनी है, तो अभी 2023 और 24 के लिए जो सेशन है उसके लिए मैं टारगेट करता हूँ, है ना। और जो भी एक्चुअली मैंने पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि आप लोगों को पता है, वीडियो बनाना छोड़ दिया था किसी कारणवश, लेकिन अब मैं फ्री हूँ पूरी तरीके से, है ना। और मेरा प्लान भी फिक्स है। अब इस साल जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे वो टॉप लेवल का प्रिपरेशन होगा, है ना। तो चलिए ऐसे फिर शुरुआत करते हैं। हम लोग साथ होके फिर से एक नए शुरुआत करते हैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना। कहते हैं ना कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी के असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो हमने मापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो हमने मापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरी आसमान बाकी है। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन में हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं। हम आज जो आप लोगों को शुरू करने जा रहे हैं वो पहले मैथ का जो क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10th में जो मैथ्स है ना, इसका चैप्टर फर्स्ट से शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो शायद मैथ ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर का शुरू करते हैं। देखिए, साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँगा कि आपको कौन से किस पे चले बनेगा, है ना। उसका थ्योरी साथ ही साथ समझाता चलूँगा। नहीं तो अगर आप लोगों को बोलोगे तो मैं एक क्लास थ्योरी का अलग से, एक चैप्टर का एक क्लास थ्योरी का अलग से मैं कर दूँगा। आप लोग देख लेना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से एक्चुअली आपको ना समझना है। मेरा काम तो समझाना है, हम तो किसी भी तरीके से हर समय कोशिश करेंगे कि समझा दे आपको, लेकिन समझना आपको है। तो आपको किस तरीके से समझ में आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। आप बताओगे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाने के लिए। तो आज आपकी वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहा हूँ मैं। वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्या होती क्या है बताइए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो परिवार होता है या समुच्चय बोल दीजिए, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। किसको किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों के समुच्चय यानी समूह या परिवार बोलो, इन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या देखिए, वो पी बट्टा क्यू को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पी तथा क्यू को, मैं बोल दे रहा हूँ, पी तथा क्यू को परिमेय संख्या कहते हैं जहां पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो लेकिन क्यू बराबर नहीं हो 0। पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, है ना। लेकिन क्यू देखिए, पी 0 हो सकता है लेकिन क्यू बराबर नहीं हो 0, ये कंडीशन होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? 4/5 हो सकता है, 9 अकेला हो सकता है, क्यों? क्योंकि बट्टा में 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए, पूर्णांक दोनों संख्या बोलते हैं, मतलब माइनस में भी हो सकता है परिमेय संख्या, माइनस में भी हो सकता है, 0 भी परिमेय संख्या। कोई पूछ दे 0 क्या है? परिमेय संख्या। अगर बोल दे कि 1/0 क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कंडीशन है p/q। अरे कोई भी संख्या p/q के रूप में होता है ना, तो p0 चल सकता है। अगर 0/1 रहे तो चलेगा, परिमेय संख्या ये होगा, लेकिन 1/0 नहीं होगा। अगर 5/0 है, परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। देखिए, पाई का मान बात करो, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 ये परिमेय संख्या होगा। जो भी चीज़ें बट्टा में है वो परिमेय संख्या हो जाएगी, जो p/q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो रूट के अंदर रहे, रूट के अंदर रहे, यानी रूट एक्स को मान लीजिए, रूट के अंदर एक्स है, हम बोलेंगे रूट एक्स को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ एक्स एक पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। इसका मतलब क्या? पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या रूट के अंदर होगा वो रूट से बाहर नहीं आना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? देखिए, 1 का स्क्वायर 1, ये पूर्ण वर्ग है। 2 का स्क्वायर 4, ये पूर्ण वर्ग है। 3 का स्क्वायर 9, ये पूर्ण वर्ग है। 4 का स्क्वायर 16, ये पूर्ण वर्ग है। 5 का स्क्वायर 25, ये पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी वाली संख्या नहीं होनी चाहिए जो रूट से बाहर हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर 4 हम निकाल देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट 4 परिमेय संख्या नहीं, तो परिमेय संख्या क्या होगा? जो संख्या रूट के अंदर हो। रूट के अंदर 2 रह सकता है, रूट के अंदर 3 रह सकता है, रूट के अंदर 4 नहीं होगा, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है, 7 रह सकता है, 8 रह सकता है, 9 नहीं रह सकता है, 9 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ऐसी संख्या जो रूट के अंदर रहे। देखिए, 4 रूट 2 सर परिमेय संख्या होगा, ऑफकोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, आराम से होगा, है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ख्याल रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 ले लीजिए।
या 314/100 ले लीजिए, 3.14, ये दोनों परमेय संख्या हो जाएंगी, लेकिन ये अपरमेय संख्या। तो मैंने समझा दिया वास्तविक संख्या क्या है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। चलिए इसमें एक चीज़ और डिस्कस हम लोगों को करना पड़ता है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर क्यू और आर ऐसे दो संख्याएं विद्यमान है जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप देख लेना आपके बुक में है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान है वो 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमेशा जो होगा बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, बी से हमेशा आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, ये बोला यूक्लिड साहब ने बोला था, है ना। अब इसका एक सवाल आप लोग हिंदी में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये सवाल पढ़ा होगा। अब देखिए एक मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको लाना है, मतलब कोई दे दिया 128 को भाग दीजिए, आप 5 से भाग दीजिए या 7 9 कुछ से ले लीजिए, मान लीजिए 9 से भाग ले लेते हैं, है ना। तो 9 इकाई 9 3 8 9 चौका 36 2। अब जब इतना आ गया तो याद करो बचपन का दिन जब सवाल बना के जाते थे तो गुरुजी कहते थे कि बउआ इसको इससे गुना कर लीजिए और इसको जोड़ दो, अगर 128 आ जाता है, यानी ये अगर हमको भाज्य लाना है, बीच वालों को बोलते हैं भाज्य, अगर ये लाना है तो ये भाजक है, भाजक को गुना करिए भागफल से, ये भागफल है, और इसमें ये शेषफल जोड़ दो, ये शेषफल जोड़ दो। अगर भाज्य के बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, अगर भाज्य के बराबर आता है तो गुना सही है, भाग सही है, ये तो गलत है, याद है वही है। यहाँ पे हमें क्या लाना है, भाज्य यानी 128 लाना है। 128 लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाज्य बराबर भाजक यानी 9 को गुना करना पड़ेगा 14 से, और उसमें 2 जो शेषफल है वो जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 128 के बराबर होता है तो भाग हमारा सही है, नहीं तो गलत है। अब इसी को मान लीजिए, अगर हम तुमको बता दें, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए क्यू और इसको मान लो आर, तो तुम बताओ क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब जब भी तुम शेषफल निकालोगे, शेषफल जब भी आएगा आपका तो हमेशा 9 से छोटा ही आएगा या तो 0 आएगा। किसी भी संख्या को 9 से तुम भाग दो तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो 9 से या तो छोटा आएगा या 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 आएगा फिर भी कट जाएगा, 9 से ज़्यादा आएगा फिर भी लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए चलिए अब मैं आपका एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.1 का, है ना। ठीक है, तो आपको अगर लगता है उतारने वाला तो उतार लीजिए, नहीं तो चलिए आगे मैं बनाता हूँ। चलिए देखिए मेरे पास तो बुक है नहीं, है ना, तो मैं यहाँ पे PDF डाउनलोड कर चुका हूँ आपके बुक्स का। चलिए मैं उसी से देखते हैं पहला सवाल है क्या। वन बाय वन, ये रहा आपका सवाल, शायद दिख रहा होगा, है ना। सवाल है, चलिए मैं देखता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। सवाल दिए रखा है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करिए। करने के यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम पे चलिए दिया हुआ है, दो सवाल दिया हुआ है, उसका HCF बोलता है ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। देखिए HCF क्या होता है, ये HCF जो होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सब क्या होता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी जिसको मौसा भी हम लोग बोलते हैं, मौसा भी बोलते हैं, है ना। तो ये निकालते कैसे हैं, ये देखिए बहुत सारा तरीका होगा, बचपन में निकाला होगा। मान लीजिए इसमें जो पहला सवाल है उसमें दिया हुआ 135 और 225 का है। पहला सवाल 135 और 225 का है, 135 और 225 का आपको HCF निकालना
है ना। तो देखिए इसमें कैसे निकाला जाता है, इसको तरीका मैं दूसरा बताता हूँ। यूक्लिड विभाजन तो मैं बाद में बताऊंगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय बोलता है, तो वो तो मेन हमारा पर्पस है ही यूक्लिड विभाजन परिमेय बताने का। लेकिन इसका और भी तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 135 को 225 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। हम क्या करते हैं, 225 को बीच में रखते हैं, एन्ना वाला एन्ना वाला। याद है तुमको? नहीं याद है? देखो ना अभी बनाते हैं। 135 हमको बोलते हैं, तो कैसे लगेगा, 135 से क्या 135 लग जाएगा, कितने बच जाएगा, 0 9 3 12 कट गया 90। फिर 135 इधर रखिए, 90 क्या है 90 हो जाएगा, 45 बच जाएगा। फिर इधर 90 आ जाएगा, 45 दूना 90। ये हो गया भाग विधि, इसको बोलते हैं। आपका एचसीएफ यानी मौसो हो गया हमारा 45 आंसर, एक तरीका है। दूसरा तरीका है 135 और 225 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 135 का कैसे लग जाएगा, 5 3 8 1 9 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12। अच्छा मैं करके देख लेता हूँ, 3 चौका 12, 1 5 3 5 15, फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से लग जाएगा आपका 5 तिया 15, है ना, 5 से 15। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसी तरीके से 225 का लिख दीजिए आप, कैसे लग जाएगा, ये भी 3 से लगेगा, 3 7 21, 1 5 15, फिर 3 से लग जाएगा 25 75, फिर 5 से लग जाएगा 25 25, यानी 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब मेन काम आप होता है, अगर देखिए हमको एचसीएफ निकालना है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो ले लीजिए। इसमें 3 कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है और 1 5 कॉमन आता है। तो 3 गुना 5, 3 3 9 5 45 हो गया ये आपका आंसर एचसीएफ। और इसी में अगर बोल दे कि एलसीएम आपको दिया रहेगा, डेफिनेटली आएगा आपके सवाल में, जो भी एग्जाम होगा उसमें ये जरूर आता है एलसीएम जो आप बचपन में सीख चुके हो वो है। तो इसको अगर एलसीएम निकालना बोले कि ये तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो सबसे कम है कॉमन उसको ले लीजिए, जो बाद बाकी बच्चा उसको गुना कर दीजिए। जो कॉमन हमारा है 3 जो कॉमन है उसको एक बार ले लेंगे, ये भी कॉमन है इसको ले लेंगे, ये भी कॉमन है इसको ले लेंगे। अब जो बच गया, इसमें 5 बच गया, सॉरी इसमें 3 बच गया, इसमें 5 बच गया, इसको भी गुना करना है, 3 गुना 5 भी गुना कर दीजिए, ये आपका एलसीएम में आ जाता है। 3 3 9 5 45 जो भी है गुना कर लेना, ये आपका है एलसीएम, ठीक है, ये आपका एलसीएम है। और ये एचसीएफ, इसको 4 तरीका से आप कर सकते हैं। एक भाज्य गुणनखंड हुआ, एक भाग विधि से। भाग विधि से एलसीएम कैसे करते हैं, अरे बाबू हुआ 135 225 का एलसीएम नहीं अन्ना करके करता था, याद आया, हाँ वही है बचपन वाला, ठीक है। अब देखिए ये एक भाग विधि हो गया, है ना, एक अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया, है ना, एक होता है ये इक्विलिब्रियम परिमेय का विधि है। इस विधि से मैं आपको बताता हूँ, और भी विधि होता है, इसको बता दूं मैं, मिटा दूं, अब देख लीजिए, उतार लीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसमें करना क्या होता है, जो भी सवाल होता है उसको हमको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना होता है। सबसे पहले देखना है हमें 135 और 225 में बड़ा कौन सा है, तो आप देखोगे 225 बड़ा है। इसको दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि 225 बड़ा है 135 है ना, तो इसलिए 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा। अब 225 बराबर लिखो, भाई भाग देखे 225 में आप लिखिए 135 से भाग दो, तो 135 ही का 135 लग जाएगा, 90 बच जाएगा। अब तुम बताओ इसको 225 बराबर क्या लिख सकते हैं, 135 गुना 1 प्लस 90 नहीं लिख सकते, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो सेम कुछ सेम यहाँ लिखना है, 135 1 90 भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल नहीं, है ना। तो हमको 225 बराबर 135 गुना 1 से लगा, शेषफल 90 बचा। और ये तब तक प्रोसेस हमको करना है जब तक ये 90 जहाँ पे शेषफल है ये 0 ना आ जाए। देखिए चरण वाइज करना है आपको, आप चाहो तो यहाँ पे चरण लिख सकते हो, चरण फर्स्ट हो गया ये, फिर चरण सेकंड में चलिए लिख सकते हैं, चरण सेकंड में क्या शेषफल 0 है, नहीं है, तो लिखिएगा चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, शेषफल बराबर नहीं है 0, है ना, इसलिए नए भाजक, अब नया भाजक चेंज हो जाएगा, नए भाजक, अब नया भाजक क्या हो गया, अब नया भाजक इसका कितने हो गया 90, हम कर लेंगे, नया भाजक हमारा 90 हो जाएगा, नया भाजक 90 हो गया, जो पिछला वाला उसको छोड़ते चलेंगे, है ना। अब 90 से 135 से भाग देंगे, इसलिए अब इसको बोलेंगे नए भाजक 90 और 135 के लिए, और
कि ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि शेष बराबर नहीं 0 इसलिए 135 नए भाजक 90 और वही लिखिए, इसलिए नए भाजक 90 और 135 के लिए कौन चीज़ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दीजिएगा। फिर 135 बराबर हो जाएगा भाज्य बराबर 90 गुना, फिर 135 में हम भाग दो, कितने से लगता है, 135 में भाग दीजिए कितना लगता है, 135 में 90 हम तो कर देंगे, हमको पता है 90 इकाई 90 लगेगा, लेकिन तुम समझोगे तब ना। 45 आया, इसको क्या लिख सकते, 90 गुना 1 प्लस 45। क्या शेषफल 0 आया, नहीं, शेषफल 0 आया नहीं। तो फिर चरण 3 में लिखिएगा कि चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0, इसलिए फिर से नए भाजक 45। तो शेषफल आता जाएगा वो भाजक बनता जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, खेल समाप्त हो गया, है ना। नए भाजक 45 और 90 के लिए यूक्लिड बाबा से विभाजन प्रमेयिका से क्या करिएगा आप, 90 बराबर 45 को लगाएंगे तो 45 दूना 90 को लगा दीजिए, 45 दूना 90, खेल खत्म। 45 गुना 2 प्लस 0, शेषफल कट गया 0, आ गया 0। अब शेषफल आ गया 0, इसको समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे, समाप्त करने का भी तरीका होता है, कोई गुस्सा में होता है उसको शांत करने का भी तरीका होता है। उसको प्यार से लिखिए कि चूंकि शेषफल बराबर 0 आ गया है, शेषफल बराबर 0 है, अतः यह प्रक्रिया समाप्त होती है, अतः यह प्रक्रिया, देखिए स्टेटमेंट सब जगह सेम रहेगा, यही है ना। तो यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है और इस स्थिति में भाजक बराबर 45 है, 45 है, इसलिए उतना का एचसीएफ उतना होगा, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितने है, 45 होगा, बराबर 45, ये आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। अब जो भी सवाल आपका है, ये दूसरा नंबर जो सवाल हम देख रहे हैं आपको, यह है 196 और 38,220 है, उसका भी सेम बनेगा। 867 और 255 इसका भी सेम बनेगा, है ना। जो बड़ा है, जैसे हमने जो बड़ा है ये बड़ा का चिन्ह, जो बड़ा है इधर लिखना, जो छोटा है इधर लिखना, वो कर दीजिएगा। भाग देते जाइएगा, आंसर निकालते जाना, भाग देते जाना, आंसर निकालते जाना, भाग देते जाना, आंसर निकालते जाना, है ना। और ये तब तक करना है जब तक कट ना जाए। जब 0 आ जाएगा तो आपको बोलना है कि शेषफल बराबर 0 है, तो ये प्रक्रिया समाप्त होती है और इसी स्थिति में भाजक बराबर जो है वो आपका आंसर। बोलिए यूक्लिड बाबा की जय, है ना। चलिए अब उतार लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे करता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी करिए, चलिए आते हैं। आइए दूसरा सवाल मैं देखता हूँ इसमें। ठीक है, सवाल जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपसे बनेगा। अब A to Z सवाल हम बता देंगे तो आप किस लिए हो, नोट्स वगैरह बथेरे हैं, जाके तब तो देख लो, उतार लो, छाप लो, लेकिन वो नहीं ना होता है। परीक्षा में क्या होता है, क्या जब आप क्वेश्चन जो भी होता है पढ़ने के लिए पहले ही 15 मिनट दिया जाता है, और क्या बोलता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो अपना समझना, तुम अपने मन से देगा कि हमारे मन से देगा, आप ही बताओ। मेहनत करना भाई। आइए एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1. इस बात को कोई वैल्यू नहीं देता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको सर जी यही पढ़ाए, हम यही उतारेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। किताबें वाला जाके छाप दो, ऐसा होता है। यही माइंड का एबिलिटी देखा जाता है कि कितना बच्चे में पढ़ने की क्षमता है ना, कितना ब्रेन इसका तेज है, वही देखता है। दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का हो सकता है जहाँ कोई पूर्णांक है। देखिए सवाल 2 नंबर सवाल दर्शाने के लिए बोलता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम है ना। पूर्णांक जो होता है 6q + 1 के रूप का हो सकता है, या 6q + 3 के रूप का हो सकता है, या 6q + 5 के रूप का हो सकता है। दर्शाने जहाँ q
एक पूर्णांक। आइए हमको सबसे पहले क्या करेगा, देखिए हमको निकालना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए ये बी क्यू प्लस आर के रूप में है, बी क्यू प्लस आर के रूप में, बी क्यू प्लस आर के रूप में। जो भी सवाल दिया रहेगा उसमें देखिएगा अगर 6 है तो b का मान जो होगा हम लोग अपने मन से मान लेंगे 6। अगर कोई बोला 4q प्लस 1 सिद्ध करने के लिए, जिसमें तो उसका हम b का मान मान लेंगे 4। 7 बोले रहेगा तो 7 मान लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेंगे माना a, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, मान कोई धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं a, माना कोई दूसरा नंबर सवाल है, सवाल आप लोग सामने में रखो तब जाके समझ में आएगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर, अब b बराबर ये मानेंगे जो सवाल में दिया रहेगा, ये सब सेम ही रहेगा। b बराबर 6 के लिए, क्योंकि 6 दिया हुआ इसलिए 6 लिए, 6 के लिए कौन चीज़ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, चूंकि b बराबर 6 हम माने हैं तो 6q प्लस आर, जहाँ हम जानते हैं कि r का मान जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, b से हमेशा छोटा होगा। तो बउआ चूंकि b है 6 तो b की जगह दे दीजिए 6, यानी r जो होगा b से मतलब 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कोई संभावित धनात्मक, अब तो इसलिए शेषफल क्या हो जाएगा, इसलिए संभावित शेषफल, चूंकि 6 से हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 6 से हमेशा कम में आएगा, क्यों, क्योंकि 6 आएगा तो कट जाएगा, 6 से ज़्यादा आएगा तो लग जाएगा, है ना। तो इसलिए संभावित शेषफल आप लोग लिख लीजिए। इसलिए संभावित शेषफल क्या होगा, संभावित शेषफल बराबर 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 तथा 5 हो सकता है, तथा 5 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। इसलिए संभावित धनात्मक पूर्णांक, देखिए अभी विषम नहीं मान रहे, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक मान रहे, इसलिए संभावित धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इसलिए संभावित धनात्मक पूर्णांक। अब जो भी सवाल आपको दिया हुआ है 6q प्लस 1 इतना, तो 6q में आप सब शेषफल जोड़ दीजिए, 6q में सबको आपको शेषफल जोड़ना, पहले 0 जोड़ दो, फिर 1 जोड़ दो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 जोड़ दीजिए, यानी 6q प्लस 0, तो 6 ये q होगा, 0 मिटा दीजिए, 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 2, फिर 6q प्लस 3, फिर 6q प्लस 4 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है ना। बबुआ अब इसमें बोलता है कि आप हमको बताइए कि संभावित धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या है। तो विषम 1 है, विषम 3 है, विषम है 5, है ना। अब इसलिए आप दे दीजिएगा कोई धनात्मक पूर्णांक, क्या जो दिया हुआ है बुक में सवाल देख लीजिए, उसके लिए कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा वो किस किस के रूप का होगा, मैं बता देता हूँ। सवाल है कि कोई दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप के हो सकता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो। तो इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब तुम चूज करो विषम पूर्णांक क्या क्या है, 1 वाला है, 3 वाला है और 5 वाला है। नहीं, विषम पूर्णांक अगर यहाँ पे बोल दिया गया कि सम पूर्णांक क्या क्या सवाल में रहता, तो सम के लिए हम लोग ये लेते, 2 सम है 2 लेते, 4 सम है 4 लेते, लेकिन हमको बोल रहा है विषम, तो विषम जो है वो हम ले लेंगे, है ना। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। बताइए, इतना आसान है, हो गया, हो सकता है, प्रूव लिख दीजिए। भाग आवे है, भाग, हाँ वह है ना, भाग वाला नहीं, अरे भाज्य गुना भागफल प्लस आर के रूप वाला है। अगर देखिए मैंने ये धनात्मक विषम सिद्ध किया है, मैंने क्या सिद्ध किया, धनात्मक विषम, अगर चूंकि सवाल में विषम दिया हुआ है। अब मैं आपको सवाल देता हूँ आपको सिद्ध करने के लिए, यहीं से सिर्फ फंडा चेंज होगा। आप जो है अगर सम पूर्णांक वाला मैं देता हूँ आपको बनाने के लिए, सम पूर्णांक दे दिया जाए तो आप इसमें कैसे करोगे। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है दर्शाइए कि, क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक सम पूर्णांक, हम सम देता हूँ, सवाल में विषम था लेकिन मैं सम देता हूँ, सम पूर्णांक 6q+2 या 6q+4 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है जहां r एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है या एक पूर्णांक है। ये सवाल आपके लिए, ये सिद्ध करो आप। सब कुछ सेम टू सेम होगा, सब कुछ सेम टू सेम होगा, है ना, सारा कुछ सेम टू सेम होगा। बस यहाँ से आपको सम ले लेना है, ये ले लेना है ना। अगर आपका 4 वाला दिया रहेगा, कोई सिद्ध कीजिए कि 4q+1 4q+2, तो b बराबर जो लेंगे हम वो 4 लेंगे यहाँ पे। एक सवाल मैं आपको एग्जाम्पल वाला दिखा दूं, एग्जाम्पल से मैं एक सवाल अलग लेता हूँ, इसको थोड़ा जल्दी से आप उतार लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके भी जल्दी कर लो, फटाक से एक सवाल और में दो। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लेकिन मज़ा आ जाता है एक ही चैप्टर में, है ना। चलिए एग्जाम्पल वाला मैं एक सवाल लेता हूँ। सवाल ये जो मैं नीचे दिया था उसको जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल वाला मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर जो है वो 3 से मैं सवाल ले रहा हूँ कि दर्शाइए कि धनात्मक, यही सम वाला, नहीं सम वाला लेते हैं, हाँ सम वाला लेते हैं, इसी को सम करके लेते हैं, मैं अपने मन से दे रहा हूँ, ऐसे समझिए। दर्शाना है, दर्शाइए कि एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, वो धनात्मक सम पूर्णांक लेते हैं, विषम दिया हुआ इसमें, सम पूर्णांक 4q या 4q+2 के रूप का होता है, के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जो भी वो लिख लीजिएगा, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, माना कोई, हल यहाँ से कर रहा हूँ मैं, हल, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b, हमने बोला था कि जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी को हम लोग b मानेंगे, b बराबर 4 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, थोड़ा फास्ट में बनाता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा bq+r, यानी हम बोल सकते हैं 4q+r, जहाँ 4 का जो मान होगा, जहाँ r का जो मान होगा 0 से बड़ा है, बराबर होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा 0 1 2 3 हो सकता है ना, इसलिए संभावित बोले, इसलिए संभावित शेषफल क्या होगा, इसलिए संभावित शेषफल, पहले शेषफल निकालिएगा, शेषफल बराबर 0 1 2 या 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसलिए संभावित धनात्मक पूर्णांक, देखिए ना तो सम ना तो विषम, धनात्मक ऑल, इसलिए संभावित धनात्मक पूर्णांक, इसलिए संभावित धनात्मक पूर्णांक 4q यानी +0, तो 0 ऐड करिए, नहीं करिए कोई बराबर नहीं है, 4q+1 4q+2 या 4q+3 के रूप का हो सकता है ना, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा सवाल था, मेन टॉपिक अब आता है, यहाँ पे सम दिया है कि असम, सम के लिए बोलता है कि असम के लिए बोलता है। सम दिया हुआ तो सम वाला चूज करेंगे, अगर विषम दिया होता तो ये और ये विषम वाला चूज करते हैं, इसलिए हमको लिख दीजिएगा, इसलिए इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4q+2 के रूप का होगा। इसमें आप एक सवाल अप्रूव्ड लिख दीजिएगा। देखिए थोड़ा इस बार मैं बनाया हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, है ना। आप इसको चाहो तो, ये आपको मतलब एग्जाम्पल का वाला है, मैं अपने से दिया हूँ थोड़ा सा बनाने के लिए। अगर आपको यहाँ पे बोल दिया विषम ज्ञात करने के लिए, तो विषम के लिए ये भी चेंज हो जाएगा, जो सवाल रहेगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा तो इसको आगे चैप्टर का सवाल लेते हैं, थोड़ा सा चैप्टर देखिए कवर करने में थोड़ा सा चूंकि डिटेल से बताना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। शॉर्टकट रास्ता जो होता है वो बड़ी खतरनाक होता है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए।
ना। इसी पे मैंने वो करने से कान है हुआ है, बरी में भी टंगरी हुआ है, एक कहानी है, सुनेगा? मैं सुना, मैं दूसरे वीडियो में बोला था, मैं भी चला देता हूँ, इसको देख लीजिएगा आप, है ना। मैं इसमें दूसरे भी मैं चला दूंगा, आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। वो देखना कहानी है एक, उसमें है मेहनत करने वाला है, करने से क्या नहीं होता है। तो हमारे गुरु जी के कहा करते थे, एक कहावत मेरे को याद है, वो कहा करते थे कि देख बुआ, करने से का नहीं हुआ है, बरी में भी टंगरी हुआ है। अब ये कहानी हमको क्या हुआ, क्या बता रहे थे सर मेरे कि एक बार एक चाचा भतीजा थे, वो जा रहे थे कहीं पे गए हुए थे भोज खाने के लिए, है ना। तो भोज खाने में क्या हुआ कि भोज जब बन रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मेंढक होता है ना, वो उछल उछल के जहाँ पे फ्राई हो रहा था पकौड़ा वगैरह, उसी में चला गया। अब पकौड़ा आप गर्म तेल में मेंढक जाने का मतलब आप समझ सकते हैं, एकदम जैसे पकौड़ा बनता है ना, वैसे पूरा हाथ पैर पूरा टाइट सुकुर के पूरा बन गया, एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा लग रहा था। परोसते परोसते क्या हुआ कि इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो पकौड़ा जो है, जो छना हुआ मेंढक था, वो चाचा भतीजा के प्लेट में ही आ गिरा, उसी के प्लेट में आ गया। अब वो पूछ रहा है, जो भतीजा था वो अपने चाचा से पूछ रहा है कि चाचा ये क्या है। तो देख के अजीब सा लग रहा था, तो चाचा बोल रहे बेटा खा जा कोई नहीं है, करने से काने हुआ है, बरी में भी टंगरी हुआ है। तो वही बात हम बोलना चाहते हैं, जब पकौड़ा में टांग हाथ बन सकता है तो आप लोग पढ़ाई करोगे तो क्या नहीं होगा, है ना। तो यही कहावत है कि कहने से काने हुआ है, बरी में भी टंगरी हुआ है। तो हमारे गुरुजी के कहा करते थे, एक कहावत मेरे को याद है, वो कहा करते थे कि देख बुआ, करने से काने हुआ है, बरी में भी टंगरी हुआ है। अब ये कहानी हमको क्या हुआ, क्या बता रहे थे सर मेरे कि एक बार एक चाचा भतीजा थे, वो जा रहे थे कहीं पे गए हुए थे भोज खाने के लिए, है ना। तो भोज खाने में क्या हुआ कि भोज जब बन रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो मेंढक होता है ना, वो उछल उछल के जहाँ पे फ्राई हो रहा था पकौड़ा वगैरह, उसी में चला गया। अब पकौड़ा आप गर्म तेल में मेंढक जाने का मतलब आप समझ सकते हैं, एकदम जैसे पकौड़ा बनता है ना, वैसे पूरा हाथ पैर पूरा टाइट सुकुर के पूरा बन गया, एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा लग रहा था। परोसते परोसते क्या हुआ कि इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो पकौड़ा जो है, जो छना हुआ मेंढक था, वो चाचा भतीजा के प्लेट में ही आ गिरा, उसी के प्लेट में आ गया। अब वो पूछ रहा है, जो भतीजा था वो अपने चाचा से पूछ रहा है कि चाचा ये क्या है। तो देख के अजीब सा लग रहा था, तो चाचा बोल रहे बेटा खा जा कोई नहीं है, करने से काने हुआ है, बरी में भी टंगरी हुआ है। तो वही बात हम बोलना चाहते हैं, जब पकौड़ा में टांग हाथ बन सकता है तो आप लोग पढ़ाई करोगे तो क्या नहीं होगा, है ना। तो यही कहावत है कि कहने से काने हुआ है, बरी में भी टंगरी हुआ है। सवाल इसमें दिया हुआ है कि किसी परेड में जो है वो 616 सदस्यों वाली सेना की आर्मी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के पीछे बैंड करना है। देखिए इसमें जो है ना महत्तम आता है वही यूक्लिड विभाजन साहब 616 और जो है 32, इसको आप एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। एचसीएफ जो एचसीएफ होगा वो आंसर हो जाएगा। सिर्फ लिख दीजिएगा कि परेड में सदस्यों की संख्या वाले इतना इतना, जो सदस्यों वाले 32 सदस्यों वाली टुकड़ी है तो दोनों को पीछे का मार्च करना है, दोनों का एचसीएफ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसे लिख दीजिएगा। किसी परेड में एक सेना टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले, एक सेना टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 32 है ना, और किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, तो परेड में कुल सेना है 616 और 32 सदस्यों वाले के पीछे बैंड करना है, उसको मार्च करना है। एक इस तरीके से रखना है कि सब एक जैसे हो जाए। तो इस दोनों कैसे आप निकाल दीजिएगा, वो आ जाएगा आपका। तो ये बहुत आसान है, ये कर लेगा तो भी मुझे विश्वास है कर लोगे, है ना। चलिए मैं 3 नंबर सवाल तो हो गया, 4 नंबर में बताता हूँ। 4 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब चल लीजिए, देखिए इसमें दिया हुआ है कि 3m या 3m+1 के रूप का, 3m+1 के रूप का होता है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, इधर से करते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b बराबर क्या लेना है 3, सही वाला 3 के लिए कौन चीज से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। a बराबर क्या हो जाएगा 3q + r, जहां r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा यानी 3 से छोटा यानी 3 से छोटा यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। इसलिए संभावित शेषफल, इसलिए संभावित शेषफल जो होगा वो क्या होगा 0, 1, 2, 0, 1 तथा 2 हो सकता है, शेषफल हो सकता है। इसलिए संभावित पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसलिए संभावित धनात्मक पूर्णांक, इसलिए संभावित
धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक संभावित धनात्मक पूर्णांक 3 है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 यानी 3q है ना। ये जान के मैं लिख के मिटाता हूँ आपको समझने के लिए, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। अब सवाल दिया हुआ है, सवाल हमारा है कि पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में, किसी वर्ग बोलते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर, जो इसका जो स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर है वो होता है 3m या 3m+1, ये हमको सिद्ध करना है, इस रूप का हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे सबका स्क्वायर, 3q है तो 3q का पहले स्क्वायर करेंगे, 3 9q स्क्वायर। देखिए ये 4 और 5 नंबर में बता दे रहा हूँ, ये दोनों सवाल सेम है, सिर्फ अभी जहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ उस सवाल में आगे आपको क्यूब करना है। कौन से नंबर में, 5 नंबर में, इसलिए ख्याल रखिएगा 5 नंबर a प्लस बी का होल क्यूब पे बैठाना पड़ेगा। अभी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बताइए हम 9q को हमको लाना है 3m के रूप में, तो इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर में बच जाएगा आपका 3q स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि 3 × 9q स्क्वायर होता है। अब तुम ही बताओ इसको 3m लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए, जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर उसको बता दीजिए, m हम कॉमन लिए, जहाँ m एक पूर्णांक है और m बराबर इतना है, जहाँ m एक पूर्णांक है लिख दीजिए m एक पूर्णांक है और m बराबर क्या है 3q स्क्वायर है, ये उसको बता दीजिएगा। ये देखिए पहला हमारा 3m के रूप में हमने ला दिया, दूसरा को 3m+1 के रूप में लाना है। फिर इसको बताइए, फिर करना, इसका कर लिया स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करिए, 3q+1 का स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग पूछ रहा है। लेकिन अगला वाला में बोलेगा तुम्हारा 5 नंबर सवाल में बोलेगा घन, ऊपर दिख रहा है या नहीं देख लीजिएगा, अगला वाला में घन बोल रहा है। घन क्या होता है, घन क्यूब होता है। अगला वाला में स्क्वायर नहीं निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, सारा प्रोसेस सेम है, क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में बोलिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है ना। तो चलिए इसको 3q प्लस इसका, अब चलिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। देखिए अब फॉर्मूला में सवाल का ये सवाल में फॉर्मूला का भी बैठाना बहुत जरूरी होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी पहला का स्क्वायर, 3q का उसका a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 3q प्लस 1 नहीं 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आराम से। तो 3 × 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अब हमको इसको लाना है 3m+1, बुआ इसको हम छांट देते हैं, क्योंकि एकात में हमको 1 लाना है, तो 1 वाला को हम छांट देते हैं। अब इसमें से इसको हमको लाना है 3m, तो 3 कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2q हो जाएगा, 3 × 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1 यानी 3m, इस टोटल को मान लीजिए m, 3m+1 के रूप में हमने ला दिया। फिर वही फंडा इसको बताना है कि जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है और m बराबर है कितना 3m+1 नहीं, तो m बराबर है 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q है, इसको बताना। ठीक है, बस इतना हो गया। फिर एक बार और करना है, फिर करना है आपका 3q प्लस, अब देखिए ये हो गया, अब ये 2 का होल स्क्वायर करना है ना। तो इसको करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 गुना 3q b2 प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 × 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए हमें अंतिम में 1 लाना है, तो 4 को हम क्या कर सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1 इसको लिख सकते हैं। अब 1 इसको हमको साइड कर देना है और इसमें से हमको लेना है 3 कॉमन। क्या लेना है, 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेना है तो हम क्या ले लेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, इसमें आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4 × 12 4q प्लस 1, कॉमन लेना आता है प्लस 1, ये साइड वाला 1 है, ये इसमें से कॉमन लेके बचा, ये साइड वाला है, ध्यान दो ना। तो क्या हो जाएगा ये 3, इस टोटल को मान लीजिए m, क्या हो जाएगा टोटल को मान लीजिए m, तो 3m+1 हो जाएगा और 3m ये हो गया प्लस ये वाला 1 हो गया। फिर इसको लिखना है क्या चीज़, वही
जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है और m बराबर कितना माने हम लोग, इतना लिख दीजिए 3q² प्लस 4q प्लस 1 है। हाँ हो गया, अब इतना लिख दिया। अब देखिए हमने उसको सिद्ध करके बता दिया कि तुम जितना भी हमको दिया हम 3m के रूप में सिद्ध कर दिए और 3m प्लस 1 के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में हमने सिद्ध कर दिया। इसीलिए जो सवाल में आपको दिया रहेगा उसको लिख दीजिएगा कि इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इस प्रकार किसी, सवाल से लिख रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, प्रूव्ड होगा। बस दैट्स ऑल, हो गया, चैप्टर खत्म है। इसमें एक सवाल जो है घन वाला है, अगला वाला बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। लेकिन स्क्वायर नहीं, इसमें वर्ग नहीं, इसमें वर्ग नहीं पूछ रहा है, इसमें घन पूछ रहा है। तो जैसा जैसा हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस सब कुछ सेम होगा। यहाँ से प्रोसेस चेंज होगा, आपका क्यूब करना है, घन करना है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b इंटू ए प्लस बी, उसमें निकाल दीजिएगा आप अपना, है ना, हो जाएगा। इस पर जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं बता देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब पहले बन जाएगा, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस वाला फॉर्मूला पे बना लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हमको बता देना, वो एक वीडियो 5-10 मिनट का हो जाएगा, 10 मिनट के आसपास हो जाएगा, क्योंकि बताना डिटेल से बताना पड़ेगा, है ना। तो कैसा लगा आपका ये आज का टॉपिक? आशा है आज को मैं ये अच्छे तरीके से समझा पाया होऊंगा। और हाँ, इसके अलावा जो आपका बेसिक क्लास मेरा चल रहा है वो अलग से आपका प्लेलिस्ट है, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तो काम कैसे होगा। घर बनाते हुए देखा होगा कभी किसी का, वो क्या बोलता है, घर बनाते हुए बोलता है कि घर बनाते सबसे पहले बेस तैयार करो पूरा मजबूत, बहुत ज़्यादा मोटा वाला देता है नीचे पिलर वगैरह, ताकि ऊपर में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। इसलिए बेस जब तक मजबूत नहीं होगा नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको मेहनत करिए, है ना। चलिए मिले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, डू लेवर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर।